हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर का जो टॉपिक है हेलिक्स एंड कर्वेचर। ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा ना। और देखिए, इसका पहले आज हेलिक्स का हम डिफिनेशन देखेंगे, स्टेटमेंट, उसके बाद एक थ्योरम लेंगे। थ्योरम से हेलिक्स का इक्वेशन प्रूव करेंगे, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हेलिक्स है क्या, हेलिक्स की डिफिनेशन देख लीजिए। हेलिक्स होता क्या है, एक कर्व सरफेस है जो किसी सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, समझ लीजिए आपका एक सिलेंडर हम ले लेते हैं। एक सिलेंडर के ऐसे सिलेंडर पे आपको कर्व सरफेस से आपको कर्व बनाता हुआ ऐसे ऐसे आपको बनाया गया है। हेलिक्स कुछ इसका कुछ स्प्रिंग शेप है, ऐसे ही इस स्प्रिंग शेप जो बन रहा है कांस्टेंट बन रहा है। कांस्टेंट का मतलब ये है, देखिए आपको बनाया गया है, ये हेलिक्स ऐसे स्प्रिंग आपका बना हुआ है और इसके बीच आपको लाइन खींच दी गई है बीचों बीच, और इससे जो ये फेरे लिए गए हैं, राउंडेड लिए गए हैं, एक यहाँ से एक्सिस से कांस्टेंट एंगल बना रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है एक नियत हो, एक डेफिनिट है। जैसे यहाँ पे देखिए थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे, जबकि सब बराबर हो। तो इस प्रकार जो बनता है, जो कर्व सरफेस बनता है, वो आपका हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, आइए डिफिनेशन की ओर देखते हैं। सिलेंड्रिकल हेलिक्स, हेलिक्स जो है कई शेप के होते हैं, हमें सिलेंड्रिकल हेलिक्स की बात करनी है और सिलेंड्रिकल हेलिक्स की हम बात कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल हेलिक्स, ए सिलेंड्रिकल हेलिक्स इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट ऑन द सरफेस। ध्यान से देखिए डिफिनेशन, एक सिलेंड्रिकल हेलिक्स इज ए कर्व ट्रेस किया जा रहा है, कहां, आउट ऑफ द सरफेस। कौन सा सरफेस, एट सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के आउट ऑफ द सरफेस, सिलेंडर के सरफेस पे चारों ओर कर्व करते हुए खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है आप देखिए, कर्व सिलेंडर एट ए कट द जनरेशन एट ए कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल मतलब उसको जो है सिलेंडर पे जो है राउंडेड करके जो कर्व खींचा जा रहा है वो कांस्टेंट एंगल बना रहा है। दिस शेप को हम क्या कहेंगे, हेलिक्स। ये आपको शेप बन रहा है, ये हेलिक्स बना दिया गया है। ये आपको एक्स जेड एक्सिस, मान लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस पे हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग इसको हेलिक्स खींच दिया है। अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है टी कैप हो गया, जो इसके बीच का एंगल अल्फा बना रहा है या थीटा मान लिया है, तो ये थीटा ही मान लेते, ये हो गया थीटा। तो इसके द्वारा जो हमारा वो बन रहा है, क्या मतलब इसका इक्वेशन होता है टी कैप डॉट ए कैप, इसका मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ टी, मॉड ऑफ ए, यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है 1 होता है। तो टी कैप का मॉड 1 हो जाएगा, ए कैप का मॉड 1 हो जाएगा, तो टी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू कॉस थीटा। यही हेलिक्स का इक्वेशन है। देखिए, ये टी कैप आपका ये डायरेक्शन हो गया और ये कैप आपका ये आपका हो गया। तो ये हेलिक्स का डिफिनेशन था और इसका स्टेटमेंट था। अब हम हेलिक्स के एक थ्योरम लेते हैं, उस थ्योरम के द्वारा हेलिक्स का इक्वेशन यही जो आया है, इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे प्रूव करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं हेलिक्स का थ्योरम। देखिए, हमने एक थ्योरम ले लिया है। थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी ए हेलिक्स इज दैट इट कर्व एंड टॉर्सन आर इन कांस्टेंट रेशियो। कहने का मतलब यह है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे हेलिक्स में टॉर्सन और कर्वेचर एंड टॉर्सन का रेशियो कांस्टेंट होता है। फिर से देखिए, कह रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में आवश्यकता एवं पर्याप्त कंडीशन पे फॉर ए कर्व टू बी ए हेलिक्स so that it is a curvature and torsion का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे हेलिक्स की कंडीशन पे दिखाना है, हेलिक्स के इक्वेशन पे दिखाना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं प्रूफ में, सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि मान लिया कोई हेलिक्स है, लेट ए बी कर्व सिलेंड्रिकल हेलिक्स कर्व का जो है इक्वेशन है टी कैप डॉट ए कैप कॉस अल्फा। अभी हमने बताया था सिलेंड्रिकल हेलिक्स का इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन
टी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब ये जो हुआ है इसी को हम एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एस, ए कांस्टेंट है इनटू में ऐसे रहा और cos अल्फा का कांस्टेंट 0 हो गया। फिर देखिएगा dt अपॉन ds आपको बताया गया dt अपॉन ds क्या है, dt कैप अपॉन ds इक्वल कप्पा n कैप। कप्पा n कैप, कप्पा क्या है, कर्वेचर है n कैप। तो ये कप्पा n कैप की वैल्यू ये देखिए कहां से आया है, सेनेट-फ्रेनेट फार्मूला हमने पढ़ाया है, हमारा सेनेट-फ्रेनेट का वीडियो आप देखिएगा, वहां से इसकी वैल्यू आपको बताया गया, प्रूफ भी कराया हमने, है ना। तो टी कैप इसको आप मतलब कहां से मिलेगा, जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के सब्सक्राइब पेज पर अपलोड या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो आप अपलोड सेक्शन में जाएंगे, वहां से सारे वीडियोज हमारे मिल जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा dt अपॉन ds कप्पा n कैप की वैल्यू। ठीक है, सेनेट-फ्रेनेट फार्मूले से है। तो इससे जो है dt अपॉन ds की वैल्यू ला करके हमने कहा रखा है कप्पा n कैप ये a कैप इक्वल टू 0। देखिए कप्पा जो है नॉट इक्वल टू 0, कभी कर्वेचर अगर 0 हो जाएगा तो कोई कर्व ही नहीं फॉर्म होगा, इसलिए कप्पा नॉट इक्वल टू 0, कप्पा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, एन कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 0, तो ये अवश्य 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, कोई भी दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है a डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी के, मतलब ये वेक्टर ए है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये n कैप a कैप परपेंडिकुलर है, बट आल्सो n कैप t कैप, परंतु आपको पता है n कैप परपेंडिकुलर t कैप, नॉर्मल वेक्टर टेंजेंशियल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल वेक्टर बाइनॉर्मल वेक्टर ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फंडामेंटल प्लेन आपको पढ़ाया है, वहां पे इस कंडीशन आपको बताया गया है। चलिए फंडामेंटल प्लेन हम फिर से बना लेते हैं। ये आपका हो गया t कैप, ये हो गया n कैप, ये आपका हो गया बाइनॉर्मल b कैप, ये टेंजेंशियल वेक्टर हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये बाइनॉर्मल वेक्टर। ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं। तो वही कहा गया है n कैप परपेंडिकुलर t कैप एंड n कैप परपेंडिकुलर b कैप। देखिए n कैप परपेंडिकुलर t, n t के कैप है ये परपेंडिकुलर है, फिर n कैप b के, देखिए n b की कैप ये भी परपेंडिकुलर है। आपको 3D पिक्चर में देखने पे पता चलेगा हाँ ये 90 डिग्री है, 2D में आपको दिख नहीं रहा है ना, आप इमेजिन करिए। सो दैट a कैप t कैप b कैप, a कैप t कैप b कैप इज कोप्लेनर a कैप। भैया हो कि n कैप जो है a के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये इसके परपेंडिकुलर है क्या, a कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो बचेगा a वेक्टर b के और वेक्टर t के, ये b कैप वेक्टर t कैप वेक्टर के कोप्लेनर होगा। वही चीज लिखा गया, सो दैट a कैप t कैप b कैप, t कैप और b के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि n कैप के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इज कोप्लेनर वेक्टर a कैप इज कोप्लेनर t कैप b कैप, मतलब a जो होगा वो t कैप b के पैरेलल होगा या कोप्लेनर मतलब होगा। कोप्लेनर का मतलब ये है t कैप b कैप के प्लेन के पैरेलल होगा या उसी प्लेन पर होगा। कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन पर दूसरा प्लेन। ठीक है ना, समझ में आया ना। आइए आके देखते हैं। आप देखिए इसकी जो वैल्यू है, अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो a कैप वेक्टर a कैप इक्वल टू हो जाएगा t कैप cos अल्फा प्लस t कैप cos अल्फा प्लस b कैप साइन अल्फा। इसका मतलब क्या है भैया हो, a के परपेंडिकुलर a वेक्टर a जो है b और t के कोप्लेनर है। कोप्लेनर का कंडीशन ये है वेक्टर a के लिए t कैप cos अल्फा इंटू b कैप साइन अल्फा। ठीक, ये आ गया। अब इसी का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इसी को हम क्या करेंगे, यस के रूप में डिफरेंशिएशन करते हैं। यस के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिए, ये ए कैप का डिफरेंशिएशन, ए कैप का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। टी कैप जो है वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डी टी कैप बाई डी एस, और ये कॉस अल्फा कांस्टेंट था, फिर डी बी का हो जाएगा डी बी कैप बाई डी एस, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है भैया, आपको बताया गया स्टैंडर्ड फार्मूला कहता है डी टी कैप बाई डी एस इक्वल टू कप्पा एन कैप, और डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू कहता है टाउ माइनस टाउ एन कैप। ठीक है भैया, डी टी बाई डी एस को कहते हैं कप्पा एन कैप, और डी बी कैप बाई डी एस को कहते हैं टाउ एन कैप। टाउ क्या है, टॉर्सन है, कप्पा आपका कर्वेचर है, आपको पता है। अब ये डी टी बाई डी एस, डी बी बाई डी एस की दोनों के वैल्यू लाकर में आप पुट करते हैं, जीरो यहाँ पे हो गया, जीरो इक्वल टू कप्पा एन कैप कॉस अल्फा माइनस ये हो जाएगा टाउ एन कैप साइन अल्फा। ठीक है भैया, अब इसके बाद देखिए इस पूरे में कॉमन क्या है, इस पूरे में आपको कॉमन क्या दिख रहा है इधर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, जीरो को उस साइड लगा देते हैं, एन कैप कॉमन है आपका, बचा क्या कप्पा कॉस अल्फा माइनस टाउ साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। भैया वो एन कैप नॉट इक्वल टू जीरो, एन कैप जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, नॉर्मल वेक्टर ऑलरेडी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉर्मल वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, एन कैप नॉट इक्वल टू जीरो, एन कैप जीरो इक्वल नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, ये हो सकता है ना, अवश्य होगा ये हो गया कप्पा, ये देखिए के ऐसे बार लगा, जैसे कप्पा बार कहते हैं, कप्पा का ये कप्पा कॉस अल्फा माइनस टाउ साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो इसको उस साइड ले जाते हैं, या हाँ कप्पा कॉस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा टाउ साइन अल्फा। तो ये देखिए टाउ को हम इधर ले आते हैं, कॉस को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कप्पा अपान टाउ इक्वल टू साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा। तो कप्पा अपान टाउ इक्वल टू साइन अपान कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो गया, टैन अल्फा। तो फिर हो गया कप्पा अपान टाउ, फिर हाल ये टैन अल्फा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक डेफिनेट वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट जो एक ही कांस्टेंट है। क्या हमें प्रूव करना था भैया, आप देखिए कह रहा दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट इट कर्वेचर एंड टॉर्सन आर द कांस्टेंट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे कर्वेचर और टॉर्सन, कप्पा क्या है कर्वेचर है, और टॉर्सन टाउ आपका टॉर्सन है, मतलब कि आपको कह सकते हैं टॉर्सन ही है, टाउ टॉर्सन है, कप्पा आपका कर्वेचर है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ गया। ये आपकी किस कंडीशन पे आया है, नेसेसरी कंडीशन पे आया है। अब हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की। आइए सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन सेम इसी का अपोजिट होता है। नेसेसरी कंडीशन जो हमने लाया है इसी के एकदम अपोजिट करते हुए चले जाएंगे, हमारा वो सफिशिएंट कंडीशन आ जाएगा। कुछ नया काम नहीं करना है, केवल जो आपका कास्ट ये आया है इसी को उल्टा करते चले जाइए। लास्ट में आपको जो ले चले थे, हमने क्या लिया था, टी कैप ए कैप इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब हेलिक्स का उपयोग किया था ना, हेलिक्स का हेल्प लिया था, हेलिक्स के इक्वेशन से हमने इसको प्रूव किया। अब इसके इक्वेशन से इसको ले आएंगे। नेसेसरी कंडीशन आपका जो कांस्टेंट जो थ्योरम दिया था उससे हमने कांस्टेंट जो वैल्यू प्रूव करनी थी वो लाया, और सफिशिएंट कंडीशन में जो वैल्यू प्रूव किया है इससे अपोजिट आपको जिस स्टेटमेंट के द्वारा प्रूव किया था उस स्टेटमेंट को ले आते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, सेम इसी का अपोजिट होगा। सफिशिएंट कंडीशन बल्कि सोच रहे थे आज की
हमारा सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू हेलिक्स डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू हेलिक्स डिफिनेशन हेलिक्स का डिफिनेशन कहता है कि कप्पा अपान, देखिए क्या आपने प्रूव किया है, कप्पा अपान टाउ इक्वल टू कांस्टेंट, कप्पा अपान टाउ इक्वल टू कांस्टेंट हमने प्रूव किया है, मतलब हेलिक्स की डिफिनेशन कह रहा है। तो अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, हम मानेंगे tan अल्फा जो कि हमें प्रूव करना है। तो ये आपका है कप्पा टाउ कैप इक्वल टू tan अल्फा, कांस्टेंट tan अल्फा मान लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कप्पा अपान टाउ, tan को हम क्या कहते हैं, sin अल्फा अपान cos अल्फा। फिर भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कप्पा cos अल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे टाउ sin अल्फा, फिर इसको उधर ले आते हैं कप्पा cos अल्फा माइनस टाउ sin अल्फा इक्वल टू 0। कोई डाउट भैया, जो भी किया वही से हम अपोजिट ले जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है हेलिक्स का स्टेटमेंट। और ये थ्योरम जो है पूछा गया है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का आपका जो भी है इसमें जरूर पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, कप्पा की वैल्यू क्या है, इसमें पहली बात है कप्पा cos अल्फा माइनस टाउ sin अल्फा इक्वल टू 0। अब इसी में क्या करते हैं, n कैप मल्टीप्लाई n कैप ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग n कैप ऑन बोथ साइड, हमें प्रूव करना है ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। n कैप से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा कप्पा n कैप cos अल्फा माइनस टाउ n कैप sin अल्फा इक्वल टू 0। अब भैया हो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है dt कैप बाई ds cos अल्फा माइनस क्या, माइनस सहित इसकी वैल्यू रखी जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, db कैप बाई ds sin अल्फा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सेम अपोजिट चल रहे हैं, कोई डाउट होगा जरूर कमेंट करिएगा। अब देखिएगा, इसका जो है इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ। अब दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करेंगे तो ये देखिएगा, ये dt बाई ds है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो t कैप cos अल्फा, t कैप cos अल्फा प्लस t कैप cos अल्फा प्लस ये हो जाएगा b कैप sin अल्फा इक्वल टू 0 भैया। और t कैप cos अल्फा प्लस b कैप sin अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों जो वेक्टर हैं ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। t कैप देखिए ये है a कैप, ध्यान दीजिएगा, a कैप इज कोप्लेनर वेक्टर बात है। देखिए यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन किया तो इसका देखिए dt का ds, dt कैप का यह हो गया t कैप cos अल्फा, ये db आई ds की वजह से भी हो गया b कैप sin अल्फा इक्वल टू, हम कांस्टेंट मान लेते हैं कोई, इसको हम एक कैप मान ले, सेम अपोजिट चलना है इसीलिए हम उसी को कर रहे हैं कांस्टेंट। आप कह सकते हैं सर कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हैं, आप u कैप मान सकते हैं, j कैप मान सकते हैं, i कैप मान सकते हैं। नहीं भैया, जो हमने ले चला है उसी का कंडीशन का अपोजिट ले चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने एक कैप मान लिया। अब बात a कैप इज कोप्लेनर वेक्टर या कोप्लेनर किसका है, t कैप एंड b कैप। जब a कैप कोप्लेनर है t कैप b कैप का, a कैप कोप्लेनर है t कैप b कैप का, तो इसका मतलब ये है कि
ए एन कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 0। भैया जब ये दोनों कोप्लेनर है तो इसका मतलब क्या है, एन कैप इसके परपेंडिकुलर है, किसके, ए के, एन कैप ए के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, एन कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है वेक्टर एन वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए अगर हमारा ये है तो इसके परपेंडिकुलर एन कैप है, ठीक है भैया, एन कैप है। इसका मतलब ये हो गया। अब इसी में दोनों साइड में हम कर्वेचर कप्पा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम कप्पा के से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय कप्पा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम कप्पा से मल्टीप्लाई करते हैं, कर्वेचर कप्पा। तो कप्पा एन कैप डॉट ए कैप इक्वल टू, देखिए जीरो में कप्पा से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, ठीक है भैया। अब देखिएगा कप्पा एन कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है, डी टी कैप बाई डी एस डॉट ए कैप इक्वल टू 0। समझ में आ रहा ना। अब इसी का इंटीग्रेशन करते हैं, हमें लाना क्या है ये तो आपको माइंड में रखिए ना, टी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू कॉस अल्फा। हमें यही प्रूव करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमने इसका मतलब कप्पा अपान टाउ इक्वल टू कांस्टेंट tan अल्फा लाया था ना, तो उसी का अपोजिट हम ये लाएंगे। अब देखिए, ये देखिए, अब इसका क्या करते हैं, ये लाने के लिए देखिए dt बाई डी एस को हटाना है। जब डिफरेंशिएशन को हटाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन करना। जहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर हटाना है तो उसको हमें इंटीग्रेशन ही करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे भैया, dt अपॉन ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो t कैप डॉट a कैप। अब भैया कांस्टेंट, इधर हमें कांस्टेंट कुछ लिख सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया t कैप डॉट a कैप इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं भैया, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, cos अल्फा, क्योंकि हमें यही लाना है। t कैप डॉट a कैप इक्वल टू cos अल्फा। तो हमारा ये सफिशिएंट कंडीशन आया। ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ द हेलिक्स, विच इज इक्वेशन ऑफ हेलिक्स, जो किया इक्वेशन ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का इक्वेशन है। तो देखिए हमने हेलिक्स का डिफिनेशन बताया, स्टेटमेंट बताया, उसके साथ साथ एक थ्योरम लिया हेलिक्स का, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से प्रूव किया। ये इस हेलिक्स का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब अच्छे से तैयार करिएगा। समझ में आता है तो कमेंट और लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।